3 साल का इब्राहिम एक छोटा सा बच्चा जो रात को फैमिली के साथ नीपा पे शॉपिंग करने के लिए आता है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो एक खुले मैनहोल के अंदर गिरता है, ड्रेन्स के फ्लो के साथ बह जाता है और हम सब सोशल मीडिया पे सिर्फ गुस्सा करके आगे निकल जाते हैं। ये इस नौयत का कराची में कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ईदी फाउंडेशन का डेटा ये बताता है कि साल 2023 में तकरीबन 68 लोग जो हैं वो स्वेज के नेटवर्क में मैनहोल्स में गिर के जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं। और इसी तरह इस साल भी तकरीबन 20 से 22 लोग मैनहोल्स में गिर के अपनी जान की बाजी हार गए। ये वीलॉग इब्राहिम को सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, सिस्टमिक फेलियर के तौर पे देखता है। एक ऐसा सिस्टम जो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि जब भी फेल होता है तो फ़ौरन ब्लेम गेम ट्रिगर कर देता है और एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है जिससे आवाम में सिर्फ कन्फ्यूजन फैलती है। इस केस में भी KMC, KWSC, ट्रांस कराची, TMC, UC सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं। इस दफ़ा भी मेयर ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, माजरत और सस्पेंशन अनाउंस करके इमोशनली इस मसले में मिट्टी डाल दी है। वो कह तो रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, मगर क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इस मसले पे कोई जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए, सिस्टम एक्सपोज हो और फ्यूचर के लिए रिफॉर्म्स आएँ? उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रही। हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक मेयर या इंजीनियर का कसूर नहीं है, ये पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मसला है जो कराची पे इम्पोज किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रेनेज की लाइन दरअसल थी क्या, स्टॉर्म वाटर ड्रेन या स्वेज की लाइन। दूसरा, कराची की लोकल गवर्नमेंट में स्वेज और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, पेपर और ऑन ग्राउंड कौन देखता है, और इस केस में इस लाइन और मैनहोल के कवर्स की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी। तीसरा, वो क्या फैक्टर्स हैं जो ब्लेम गेम और कन्फ्यूजन को इतना आसान बना देते हैं। हम इस पे भी बात करेंगे कि इस मसले को ठीक करने के लिए कौन सी गवर्नेंस और डिजिटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और फाइनली, क्या ये सिस्टम बाय मिस्टेक गलत बना हुआ है या बाय इंटेंट। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ हम बहुत एफ़र्ट करके, रिसर्च करके इस किस्म के कंटेंट डेवलप करते हैं। हम महज रिपोर्टिंग नहीं करते, हम ऐसा कंटेंट डेवलप करते हैं कि जिससे हम पब्लिक को एजुकेट कर सकें। सबसे पहले क्विकली हमें ये समझना होगा कि कराची का लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है क्या। लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के 2 विंग्स होते हैं। एक विंग होता है लेजिस्लेटिव, यानी लोकल गवर्नमेंट असेंबली या सिटी काउंसिल, जिसका हेड मेयर होता है और वो इलेक्ट होकर आता है और इसका काम होता है कानून साजी करना। दूसरा विंग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों शामिल होते हैं। और ये लोकल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव विंग होता है जिसने सारा काम करना और करवाना होता है। कराची में KMC सिटी वाइड कामों का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस है, जिसके नीचे 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और तकरीबन 250 यूनियन कमेटीज़ आती हैं। हर टेयर पे नॉन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद होती है, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और इंजीनियर्स वगैरह शामिल होते हैं। साथ ही कराची में मल्टीपल ऑटोनमस बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं जो डिफरेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन पानी, सीवेज और ड्रेनेज के मामलों को देखती है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ट्रांस कराची वगैरह ये मास ट्रांजिट के मामलों को देखती है। और दीगर बॉडीज़ जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ वगैरह शामिल हैं। असल प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि ये सब एजेंसीज़ इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें और KMC, TMCs और UCs इन पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हों, ताकि अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एक ही जगह प्लेस की जा सके। इस वक्त मेयर कराची KWSC के बोर्ड के चेयरमैन तो हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे अहम बॉडीज़ पे उनका कोई अमल दखल नहीं। टाउन्स और UCs अपनी जगह सेपरेट काउंसिल्स हैं जिनका ज़्यादा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीधा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री देखती है। इससे मेयर का कंट्रोल अपनी ही हायरार्की पे वीक और फ्रेगमेंटेड रहता है। न्यूयॉर्क या लंदन जैसी सिटीज़ में मेयर के पास सिटी वाइज प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी का काफ़ी कंसोलिडेटेड पावर होती है, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी क्लियर होती है। कराची में स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा गया है कि पावर भी फ्रेगमेंटेड है और ब्लेम भी। अब आए देखते हैं कराची में सीवेज और वाटर की ड्रेनेज के मामलात को। कराची में फ्रेश वाटर सप्लाई और सीवेज ड्रेनेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का इंचार्ज KWSC है। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका स्टाफ और मैनेजमेंट नॉन इलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल है। इसका एक बोर्ड है जिसका चेयरमैन मेयर है। अब आते हैं असल मसले पे। KWSC का अमल दखल सिर्फ वाटर और सीवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर तक रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स यानी बरसाती नालों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी KMC की है, जिसका बेसिकली काम इन नालों को बारिशों से पहले क्लियर रखना है। कराची में किसी भी शहर की तरह सीवेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का अपना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मगर अब सुने कहानी में ट्विस्ट। कराची के सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इस वक्त स्वेज की ड्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। KWSC ने इन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को स्वेज की लाइंस में कन्वर्ट कर दिया है।
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर केएमसी का मगर स्यूएज केडब्ल्यूएससी का। तभी इब्राहिम जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में गिरा था ड्राउन होकर जान की बाजी हार गया, जबकि कराची में भी बारिशें भी नहीं हो रही। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे केस में स्यूएज की क्लीनिंग और मेंटेनेंस की असलन जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स क्लीन करने की जिम्मेदारी केएमसी की है तो फिर उसे स्यूएज मैनेजमेंट की मशीनरी और रिसोर्सेज भी देनी चाहिए, क्योंकि साल भर बहता तो उसमें स्यूएज ही है, तो उसे डीसिल्टिंग और सक्शन ट्रक्स भी दिए जाए। और अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन से भी स्यूएज फ्लो की मेंटेनेंस का काम केडब्ल्यूएससी से ही लेना है तो फिर केएमसी को बिला वजह क्लीनिंग की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? ये कैसा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है? ये एक वजह है कि आप क्यों केएमसी और केडब्ल्यूएससी को एक दूसरे पर ब्लेम डालते नज़र आते हैं। वैसे ऑनेस्टली दोनों अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही गलत है। दूसरा मसला ये है कि कराची का मेयर केडब्ल्यूएससी का बोर्ड का चेयरमैन तो है, लेकिन टीएमसीज और यूसीज केडब्ल्यूएससी के साथ कोई डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव नेचर का एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक नहीं रखती। इवन दो केडब्ल्यूएससी के पास टाउन लेवल ऑफिसेज हैं जो वाटर और स्यूएज संभालते हैं, लेकिन इनका टीएमसीज और यूसीज के साथ कोई क्लियर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ कंप्लेंट्स भेज सकते हैं, कोई डायरेक्ट अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसकी वजह से ग्राउंड पे यूसीज और टीएमसीज रिप्रेजेंटेटिव आवाम को तो जवाबदेह हैं, मगर खुद केडब्ल्यूएससी से जवाब नहीं तलब कर सकते। ऐसा कोई क्लियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जहां यूसीज या टाउन लेवल की स्विच प्रॉब्लम्स फॉर्मली एस्केलेट होकर बोर्ड तक पहुंचे और उन पे टाइम बाउंड एक्शन लेना केडब्ल्यूएससी की लीगल जिम्मेदारी हो। इसकी वजह से मामलात कंप्लेंट लेटर्स, रिक्वेस्ट और पॉलिटिकल एसोसिएशंस पे चल रहे होते हैं और नतीजतन मैनहोल के ढक्कन जैसे मामूली इश्यूज भी बड़े मसले बन जाते हैं। अब आए मैनहोल के ढक्कन या कवर्स के मामले पे। अब आप खुद सोचें कि किसी यूसी रिप्रेजेंटेटिव को कोई मिसिंग मैनहोल की कंप्लेंट करनी होती है तो स्यूएज मैनहोल की कंप्लेंट्स तो उसे केडब्ल्यूएससी को करनी होगी, मगर अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के कवर्स मिसिंग हैं तो वो कंप्लेंट किसको की जाए? केएमसी को जो पेपर पे मेंटेनेंस की जिम्मेदार है, या केडब्ल्यूएससी को जो ग्राउंड पे जिम्मेदारी लेकर बैठी है? और मज़े की बात यह है कि दोनों के कवर्स में स्ट्रक्चरली कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और यहाँ वो स्ट्रक्चरल इशू भी याद रखें कि यूसी का केडब्ल्यूएससी के ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। मसलन इस मसले को इस तरह समझें, जिस यूसी में ये इंसिडेंट हुआ है वो है यूसी नंबर 2। इस यूसी में तकरीबन 300 से 350 मैनहोल्स हैं जो आए दिन गाड़ियों की वज़न से टूट जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। हर यूसी को बाय पॉलिसी केडब्ल्यूएससी ने तकरीबन 20 से 25 कवर्स मंथली देने होते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट अक्सर 100 से ऊपर की होती है। और इस ऑन टॉप ऑफ दैट ये 25 ढक्कन भी उनको मंथली नहीं दिए जा रहे, इसलिए आपको अक्सर गटर जो हैं खुले नज़र आते हैं। और फाइनली इस इंसिडेंट से पहले यूसी और टाउन्स को सख्ती से मना था कि वो अपने फंड से स्यूएज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का कोई काम नहीं कर सकते। एक टाउन चेयरमैन तो केसेस भुगत रहा है इस चक्कर में कि उसने अपने टाउन्स के फंड से स्यूएज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करवा दिया था, क्योंकि केडब्ल्यूएससी और केएमसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। अब यहाँ एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, ट्रांस कराची। ये वो इदारा है जो यूनिवर्सिटी रोड पे बीआरटी लाइन की डेवलपमेंट करवा रहा है। अब क्योंकि ट्रांस कराची इस रोड पे बीआरटी बनवा रहा है तो उस चक्कर में वो हर तरह का डेवलपमेंट काम करवा रहा है, जिसमें स्विच लाइन की रिलोकेशन शामिल है। इसलिए इस रोड पे स्विच और स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ट्रांस कराची के हवाले लगा दी गई है। अब अल्लाह जाने ये मेंटेनेंस का काम किस एसओपी के तहत ट्रांस कराची को दिया गया है, क्योंकि ट्रांस कराची का कहना ये है कि हम यूनिवर्सिटी रोड के सिर्फ उस हिस्से पे रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हैं जहां हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो जगह जहां ये वाक़या पेश आया है वहां हमारी फ़िलहाल कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं चल रही। मगर कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गई ना। तभी आपको वो लेटर भी नज़र आता है जिसमें टाउन चेयरमैन ने ट्रांस कराची को रिक्वेस्ट की है कि वो इस एरिया में जो मिसिंग कवर्स हैं वो पूरे कर दें। उसमें वो मैनहोल भी शामिल है जिस तरह ये वाक़या पेश आया है। अब ये सुनने में तो इतना बड़ा मसला नहीं लगता, मगर जब पेरेंट बॉडी केडब्ल्यूएससी या केएमसी मौजूद हैं तो फिर ट्रांस कराची से डायरेक्ट यूसीज या टीएमसीज की कोऑर्डिनेशन क्यों करवाई जा रही है और किस एसओपीज़ के थ्रू करवाई जा रही है? यही तो मसला है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब इस इंसिडेंट के बाद एक नई पॉलिसी सामने आ गई है जिसमें मेयर ने यूसीज को भी कुछ फंड एलोकेट किया है जिससे वो खुद मैनहोल के ढक्कन खरीद सकेंगे। मतलब माशाल्लाह 3 से 4 एजेंसीज़ हैं जो ढक्कन खरीदेंगी, जिसमें केडब्ल्यूएससी अलग, केएमसी अलग, ट्रांस कराची अलग और यूसीज अलग, सब अपने अपने ढक्कन खरीदेंगे। यानी एक नया तमाशा लगने वाला है। तो हो गया मसला हल और हो गई अकाउंटेबिलिटी। अब आते हैं बारी बारी सोल्यूशन की तरफ। पहला सवाल तो ये है कि बिला वजह की स्ट्रक्चरल डिवीज़न डालने की क्या ज़रूरत है? जब केडब्ल्यूएससी पानी और स्विच देख रही है और सारा स्विच स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में ही बहा रही है, तो ये काम भी केडब्ल्यूएससी को दे दें और इसका नाम बेशक कुछ और रखते हैं, जैसे कराची अर्बन डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन अथॉरिटी वगैरह, ताकि एक ही बॉडी इन सारे मामलात को देखे, फुली ऑथराइज्ड हो और अकाउंटेबल भी। इसी से दूसरा मसला भी हल हो जाएगा, यानी गटर टूटने, चोरी होने और डिमांड और सप्लाई का गैप।
पहले तो सारे गटर्स और ड्रेन्स के कवर्स जो हैं वो किसी एक इदारे की जिम्मेदारी लगाई जाए, ताकि वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी अचीव करें और फिर यूसी लेवल पे बेहतर कोऑर्डिनेशन करें और यूसीज़ को स्टॉक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दे और प्रोक्योरमेंट सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही अलाउ हो। इसके अलावा हर मैन होल और उनके कवर्स की डिजिटल मैपिंग की जाए। सबसे पहले तो इन मैन होल्स की क्लासिफिकेशन की जाए कि कौन सा स्विच का है और कौन सा स्ट्रॉन्ग वाटर का, ताकि एनालिसिस की जाए कि कौन से कवर्स फ्रीक्वेंटली टूटते हैं और कौन से चोरी होते हैं, और फिर उन पे डिज़ाइन लेवल और मॉनिटरिंग के तहत जो है मसले को हल किया जाए। ऐसे कवर्स लगाए जाए जिसमें स्टील का कंपोनेंट कम हो और उसकी रीसेलेबल वैल्यू भी कम हो, और ऐसे कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाए जाएं जो व्हीकल लोड उठा सकें। और तीसरा, टाउन्स और यूसीज़ को एम्पावर करें कि वो केडब्ल्यूएससी जैसी बॉडीज़ को लापरवाही पे और डिलेज पे पेनलाइज या रिप्रिमांड कर सकें। अगर आइडियल फंक्शनिंग की बात की जाए तो केडब्ल्यूएससी को सिटी वाइड लेवल पे केएमसी के साथ, टाउन लेवल पे टीएमसीज़ के साथ और मोहल्ला लेवल पे यूसीज़ के साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इस मद में इनके पास कोऑर्डिनेशन का निज़ाम, मशीनरी और रिसोर्सेज भी इसी तरह इन टेयर्स में स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ताकि वो मोहल्ले और टाउन्स के लेवल पे कंप्लेंट्स को रैपिडली रिस्पॉन्ड कर सकें। ये थे चंद सॉल्यूशंस। मगर अब आ जाएं उस बात पे कि स्ट्रक्चरल मसला कोई हल क्यों नहीं करता और ये सब डेलिब्रेट क्यों लगता है। इसकी वजह है पॉलिटिक्स। इस वक्त कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उनके नीचे तकरीबन 25 टीएमसीज़ हैं, जिनमें से 9 जमात इस्लामी और 2 पीटीआई के पास हैं। बाकी सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। और ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली यूसीज़ भी 3 पार्टीज़ में डिवाइडेड है। यूसीज़ और टीएमसीज़ को एम्पावर करने का मतलब जमात इस्लामी और पीटीआई को एम्पावर करना है, जो कि पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। मगर हम तो ये कहते हैं कि भाई अपने मेयर को ही कम से कम फुली एम्पावर कर दें। ये कैसा मेयर है जो ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग कंट्रोल और एनवायरनमेंट के मामलात में कोई अमल दखल ही नहीं रख सकता, बल्कि कम्प्लीटली बेदखल रखा गया है। और क्यों नहीं केएमसी यानी मेयर टीएमसीज़ और यूसीज़ के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इंतजाम खुद संभालता? उसकी रीज़न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसमें गवर्नेंस अलग अलग ग्रुप्स या ख़ानदानों में तकसीम है। आप इन्हें फ्रेंचाइजीज भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शर्जील मेमन का ग्रुप देखता है, लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह का ग्रुप देखता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुराद अली शाह का ग्रुप, और इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स अलग अलग ग्रुप्स में बांटे हुए हैं ताकि सब खुश रहें और कराची खपे।